हेलो एवरीवन। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी काम को अच्छे से इफेक्टिवली एंड सक्सेसफुली करने के लिए हमें 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करने होते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आज की वीडियो में हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कभी आपने ऐसा सोचा है कि किसी भी स्कूल इवेंट को सक्सेसफुली करने में किस चीज का मेन रोल है? क्या आपको ऐसे लगता है कि सिर्फ मेटिकुलसली हम प्लान कर लें उसकी एक्टिविटीज के बारे में या इवेंट्स के बारे में तो कोई भी फंक्शन या आपकी स्कूल इवेंट सक्सेसफुल हो सकती है? आई विल से नो। सिर्फ प्लानिंग करने से कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। प्लान करने के बाद हमें जरूरत पड़ती है उस काम को ऑर्गेनाइज करने की। तो आइए देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्या है। लुइस एलन ने कहा है कि ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, defining and delegating the responsibilities and authorities, and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively. It means कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी काम में होने वाली सभी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद हम उसमें इन्वॉल्व होने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करते हैं और साथ ही डिफाइन करते हैं उससे रिलेटेड अथॉरिटीज को। और इसके बाद हम जब आपस में सभी लोगों के वर्किंग रिलेशनशिप डिफाइन कर देते हैं, देन वी से दैट वी हैव डन ऑर्गेनाइजिंग। आइए देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस क्या है। ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस की हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें जो भी काम करना है उनमें होने वाली सभी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है और इसके लिए हमें हर वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा अलग अलग जॉब्स में। इसके बाद सेकंड स्टेप होगा कि सभी जॉब्स को हमें ग्रुप करना है अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हम किसी भी बेसिस पर या किसी भी सिमिलैरिटी के बेसिस पर हम जॉब्स को ग्रुप कर सकते हैं। ये सिमिलैरिटी हो सकता है प्रोडक्ट बेसिस पर हो जाए या हो सकता है फंक्शन बेसिस पर या कई बार ये लोकेशन बेसिस पर भी हम एक्टिविटीज को ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज कि जितनी भी जॉब्स हमने डिसाइड की हैं, जितनी भी जॉब्स हमने आइडेंटिफाई की हैं, उनकी सभी ड्यूटीज को हमें डिसाइड भी करना है और हर पोस्ट को ड्यूटीज असाइन भी करनी है ताकि जो भी व्यक्ति उस पोस्ट को ऑक्यूपाई करे वो उस पर जो भी ड्यूटीज अलॉटेड है या असाइंड है उनको वो पूरा कर सके। और साथ ही हमें एस्टेब्लिश करने हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कि जिस तरह से जब ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंटलाइजेशन हो जाएगा तो वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा और वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनेगा जब हम डिफरेंट पोस्ट के आपस के रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे। हम डिफाइन करेंगे कि कौन व्यक्ति किसका सुपीरियर होगा और कौन व्यक्ति किसका सबऑर्डिनेट होगा, कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा। इस तरह से जब हम रिलेशनशिप डिफाइन कर देंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पूरी हो जाएगी और हमारे सामने आ जाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होकर तैयार। आइए देखते हैं इस ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की क्या इम्पोर्टेंस है। इसकी अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमें स्पेशलाइजेशन का फायदा होता है। जब कोई व्यक्ति लगातार एक काम को करता है, प्री डिफाइंड ड्यूटीज पूरी करता है, तो वो उस काम को करने में एक्सपर्ट हो जाता है और एक्सपर्ट होने से उस काम को वो ज़्यादा बेटर तरीके से एफिशिएंटली कर पाता है और काम को जल्दी पूरा कर पाता है। साथ ही इससे बेनिफिट होता है पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज कि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। दे बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड रेडी टू ऑक्यूपाई अ हायर लेवल ऑफ जॉब। इसके साथ ही इट हेल्प्स इन एनेबलिंग द बिजनेस टू अडेप्ट टू चेंजेस। जैसा कि हम जानते हैं कि बिजनेस एक डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क करता है और यहाँ पर कभी किसी एरिया में तो कभी किसी फैक्टर में चेंज
होते रहते हैं। तो जब हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में सब कुछ क्लियरली डिफाइन करते हैं तो वी कैन आइडेंटिफाई कि जो चेंज हो रहा है वो हमारे डिपार्टमेंट के किस फंक्शन को इफेक्ट कर रहा है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के किस डिपार्टमेंट पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है, और उसी डिपार्टमेंट में हम आसानी से चेंज कर सकते हैं और उस चेंज को अडेप्ट करने के लिए रेडी कर सकते हैं। साथ ही ये हेल्प करता है इन एडमिनिस्ट्रेशन कि जो भी सुपीरियर्स हैं उन्हें पता होगा कि कौन सा काम किसको करना है, तो वो आसानी से अपने इंस्ट्रक्शंस या अपना जो कम्युनिकेशन है उस लेवल पर फ्लो कर सकते हैं। साथ ही क्लियर वर्किंग रिलेशनशिप होने से भी फायदा है कि हर व्यक्ति को पता है कि मुझे किसको रिपोर्ट करनी है और किससे इंस्ट्रक्शन लेनी है, तो काम ज़्यादा बेटर तरीके से हो पाता है और कन्फ्लिक्ट बहुत कम होते हैं। साथ ही बेनिफिट होता है कि हम एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन को भी हम आसानी से कर पाते हैं। मींस अगर हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं या नए एरिया में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए एक्सपर्ट रेडी हैं। हम आसानी से नया डिपार्टमेंट ऐड करके किसी भी फील्ड में एक्सपेंड या डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। साथ ही हेल्प करता है इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि सबके काम बटे हुए हैं तो यहाँ पर किसी भी तरह की डुप्लीकेसी या डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स या डुप्लीकेसी ऑफ रिसोर्सेज की गुंजाइश नहीं रहती। तो इस तरह से आपने देखा कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की टास्क भी आपकी इसी से रिलेटेड है। आप किसी स्टार्टअप के न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर हो जिसके पास 10 मेंबर्स की एक टीम है जिनके पास तरह तरह की स्किल्स एंड एक्सपर्टीज है, बट प्रॉब्लम क्या है कि उनके जो आपस के रिलेशनशिप हैं या जो उनके आपस के वर्किंग है दैट इज नॉट क्लियरली डिवाइडेड। तो आपको सजेस्ट करना है एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द एम्प्लॉयज कैन अकम्प्लिश देयर टास्क मोर इफेक्टिवली। उम्मीद करती हूँ कि आपको ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसी तरह की वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।